विद्यार्थियों, एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। विद्यार्थियों, कल हमने हमारे वीडियो लेक्चर्स के अंदर मैट्रिक्स अवयव की परिभाषा और अवयव की कोटि निकालना सीखा था। आज की इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स यानी अवयव के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, आज हम शुरुआत करते हैं अवयव का पांचवा जो टाइप है वो हमारे पास में है विकर्ण अवयव। 4 तक हमने कल अध्ययन कर लिया था और जिन विद्यार्थियों ने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है, पहले वो वीडियो देखें और फिर ये वीडियो लेक्चर्स देखेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। अब देखिए कि विकर्ण अवयव क्या होता है। विकर्ण अवयव उसको कहेंगे कि वह वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण यानी वह वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हो, उसको हम कहते हैं विकर्ण अवयव। तो यहां लिखेंगे वह वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण या अग्रग विकर्ण के अलावा शेष सभी अवयव शून्य हो, उसे विकर्ण अवयव कहते हैं। उसे विकर्ण अवयव कहते हैं। यानी क्या डेफिनेशन बन गई है कि वह वर्ग अवयव यानी जो भी अवयव होगा वो कौन सा होना चाहिए, वर्ग अवयव होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, जिसमें मुख्य विकर्ण के अलावा शेष सभी अवयव शून्य होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, विकर्ण अवयव। तो इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल क्या है मेरे पास में कि एक ए मैट्रिक्स में लेता हूं। मैट्रिक्स कौन सा लेना मेरे को, मैट्रिक्स लेना है स्क्वायर मैट्रिक्स, चाहे 2x2 का हो चाहे 3x3 का हो। तो उसके डेफिनेशन क्या बताती है, मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य होने चाहिए। तो मैंने यहां लिखा 2 0 0 -5 यानी ये एक मैट्रिक्स है और ये इसका क्या है, मुख्य विकर्ण होता है। विद्यार्थियों, इसको बोलते हैं मुख्य विकर्ण या अग्रग विकर्ण इसको बोला जाता है। तो इसके अलावा सभी अवयव जो भी बचते हैं उनका मान शून्य होता है। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, विकर्ण अवयव कहते हैं। और भी इसका एक एग्जांपल और देते हैं। हमारे पास में क्या है कि 2 0 0 0 -2 0 0 0 3 ये एक मैट्रिक्स है 3x3 की। इसके मुख्य विकर्ण, ये हमारा इसका एक मुख्य विकर्ण है, इसके अलावा सभी अवयव क्या है, शून्य है। तो इस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे हम, विकर्ण अवयव कहेंगे। अब हमारा छठा जो प्रकार है वो क्या है, वो है अदिश अवयव, स्केलर मैट्रिक्स। अदिश अवयव हम किसको कहेंगे, अदिश अवयव। अदिश अवयव स्केलर मैट्रिक्स। अदिश अवयव। अदिश अवयव हम किसको कहेंगे, अदिश अवयव वह विकर्ण अवयव यानी कौन सा अवयव होना चाहिए, विकर्ण अवयव। यहां लिखता हूं मैं, वह विकर्ण अवयव, वह विकर्ण अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक समान हो, उसे अदिश अवयव कहते हैं। यानी स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। कौन सा अवयव होना चाहिए, विकर्ण अवयव होना चाहिए। और विकर्ण अवयव में क्या कंडीशन डाल दी आगे कि मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या होने चाहिए, एक समान होने चाहिए। तो उसको हम क्या कहेंगे, अदिश अवयव स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो अब इसका एग्जांपल हम देखते हैं। तो एग्जांपल क्या है, कोई एक ए मैट्रिक्स है
तो मैट्रिक्स कौन सी होनी चाहिए? विकर्ण आव्यूह होना चाहिए। विकर्ण आव्यूह की परिभाषा भी हमने देखी थी, क्या होती है कि उसके मुख्य विकर्ण के अलावा सभी एलिमेंट्स शून्य होने चाहिए। तो अब इसमें क्या कंडीशन आ गई कि मुख्य विकर्ण में भी सभी अवयव क्या होने चाहिए? एक समान होने चाहिए। तो मैंने यहां लिखा 2 0 0 2। तो इसके अंदर देखो कि यहां से मुख्य विकर्ण कौन सा है? ये है। इसके सभी अवयव क्या है? एक समान है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है? ये मैट्रिक्स हो जाएगा अदिश आव्यूह यानी स्केलर मैट्रिक्स। इसका सेकंड एग्जांपल देखते हैं। तो सेकंड एग्जांपल क्या है? -4 0 0 0 -4 0 0 0 -4 यानी इसका ये एक मुख्य विकर्ण है। और मुख्य विकर्ण के यदि सभी अवयव समान हो तो उसको हम क्या कहते हैं? अदिश आव्यूह कहते हैं विद्यार्थियों। अब हमारा आठवां जो पार्ट है इसका वो रहेगा इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह, इकाई आव्यूह। अब इकाई आव्यूह क्या होगा? वह अदिश आव्यूह या वह विकर्ण आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक हो, वो क्या कहलाएगा? इकाई आव्यूह कहलाएगा। तो यहां लिखेंगे वह विकर्ण आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई या एक हो, उसे इकाई आव्यूह या यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। आव्यूह कहते हैं। इसे आई से निरूपित करते हैं। आई से निरूपित करते हैं यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा हमारे पास में? वह विकर्ण आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या होने चाहिए? इकाई या एक होना चाहिए। तो उसको हम क्या कहेंगे? इकाई आव्यूह कहेंगे। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। कैपिटल ए मैट्रिक्स है 1 0 0 1। तो ये आपके पास में हो गया 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स। ये आपका मुख्य विकर्ण और इसमें क्या है? सभी एलिमेंट्स जो है वो क्या है? इकाई है। तो ये मैट्रिक्स कौन सा कहलाएगा? इकाई आव्यूह कहलाएगा। एक बी मैट्रिक्स देखते हैं। तो बी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आपका एक 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है और इसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या है? इकाई है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इकाई आव्यूह कहेंगे। यानी वह विकर्ण आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई या एक हो, उसको हम क्या कहेंगे? इकाई आव्यूह कहेंगे। इसे आई से निरूपित करते हैं। और यदि ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है तो इसको हम I2 भी बोल सकते हैं। और ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है तो इसको हम I3 भी बोल सकते हैं। तो ये आपके पास में हुई इकाई आव्यूह। इसका आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हमारा रहेगा शून्य आव्यूह। नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स किसको कहते हैं? शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह नेक्स्ट है आपका शून्य आव्यूह। टाइप ऑफ मैट्रिक्स का पार्ट है ये भी, शून्य आव्यूह। वह वृत्त आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अलावा और मुख्य विकर्ण के सभी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? शून्य होते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? शून्य आव्यूह। यानी शून्य आव्यूह की परिभाषा बन गई है कि उस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स का मान क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। वह आव्यूह जिसके
सभी अवयव शून्य हो उसे शून्य मैट्रिक्स या शून्य अवयव कहते हैं। यानी कि वह अवयव जिसके सभी अवयव शून्य हो उसे क्या कहेंगे? शून्य अवयव कहेंगे। इसे जीरो यानी ओ से व्यक्त भी कर सकते हैं। तो ये इसका एक एग्जाम्पल है कि एक कोई ए मैट्रिक्स है, ये 0 0 0 0 यानी इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स क्या है? शून्य हैं। तो ये एक मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? शून्य अवयव या शून्य मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स इसको हम बोल सकते हैं। अब हमारा है त्रिभुजाकार अवयव। हम किसको कहेंगे? त्रिभुजाकार अवयव। त्रिभुजाकार अवयव, त्रिभुजाकार अवयव, त्रिभुजाकार अवयव। त्रिभुजाकार जो अवयव होता है वो दो प्रकार से होगा हमारे पास में। एक तो होगा ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव। फर्स्ट होगा ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव, ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव। ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव। और एक हमारे पास में होगा निम्न त्रिभुजाकार अवयव, निम्न त्रिभुजाकार अवयव। अब देखिए इसके अंदर ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव क्या होता है? वह वृत्त अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो तो उसको तो हम क्या कहेंगे? ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव कहेंगे। वह वृत्त अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो उसे ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव कहते हैं। उसे ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव कहते हैं। क्या डेफिनेशन बन गई? ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव किसे कहेंगे? वह वृत्त अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो उसे तो हम क्या कहते हैं? ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव कहते हैं। और इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल जैसे मैंने लिया एक ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स ले लिया मैंने 1 2 3 0 1 2 0 0 2। ये एक मैट्रिक्स है हमारा 3x3 का। अब इसमें देखिए ये हमारा क्या होता है? मुख्य विकर्ण। ठीक है। अब डेफिनेशन क्या बोलती है कि मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव, इस मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव ये इसका मान कितना है? शून्य है। तो ये एक मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? हमारा ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी प्रकार से इधर है हमारे पास में निम्न त्रिभुजाकार अवयव, यानी इसका उल्टा। इसका उल्टा क्या रहेगा? निम्न के अंदर क्या हो जाएगा कि इस मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? शून्य होने चाहिए। तो इसकी भी परिभाषा हम लिखते हैं। तो वह वृत्त अवयव, वह वृत्त अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर, यानी मुख्य विकर्ण के ऊपरी के जो अवयव है, ऊपर के सभी अवयव शून्य हो तो उसे निम्न त्रिभुजाकार अवयव कहते हैं। निम्न त्रिभुजाकार अवयव कहते हैं। यानी कि जस्ट
इसका उल्टा है। इसमें क्या हो रहा था, मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य होने चाहिए और निम्न त्रिभुजाकार में ऊपर के सभी अवयव शून्य होने चाहिए। तो हम इसका एक एग्जांपल भी देखते हैं। जैसे एक कोई ए मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के अंदर आपको क्या देखना, 3x3 की हम मैट्रिक्स बनाएंगे। मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य बनाने हैं। तो पहले मैं क्या करता हूं, ये आपका 2, 3 और ये हमारा 4। मुख्य विकर्ण के ऊपर के जो भी अवयव होंगे उनको क्या बना दो, शून्य बना दो, 2, 2। तो ये हमारा क्या हो गया, मुख्य विकर्ण, और मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव क्या है, शून्य है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह होगा। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम देखेंगे आव्यूह का परिवर्त यानी परिवर्त आव्यूह, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। परिवर्त आव्यूह, आव्यूह का परिवर्त कैसे ज्ञात करते हैं। परिवर्त आव्यूह, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिए विद्यार्थियों, परिवर्त आव्यूह क्या होता है। परिवर्त आव्यूह हम किसको कहेंगे, यानी कि यदि किसी मैट्रिक्स के अंदर हम पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल देते हैं तो वह मैट्रिक्स एक परिवर्त मैट्रिक्स या परिवर्त आव्यूह या ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कह सकते हैं। यानी कि वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों को स्तंभों या स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर जो आव्यूह प्राप्त होता है उसे परिवर्त आव्यूह कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, यदि कोई मैट्रिक्स, यदि कोई आव्यूह ए है तो इसका परिवर्त आव्यूह ए की पावर टी या ए डैश से निरूपित करते हैं। ए डैश से निरूपित करते हैं यानी क्या है, वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों को स्तंभों में, यानी ये नोट करने की बात है, पंक्तियों को किसमें चेंज करना है, स्तंभों में, या स्तंभों को किसमें चेंज करना है, पंक्तियों में। बदलने पर जो आव्यूह प्राप्त होता है उससे हम क्या कहते हैं, परिवर्त आव्यूह या ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ये आपके पास में, मेरे पास में, जैसे कि ये कोई एक मैट्रिक्स है ए, इस मैट्रिक्स का परिवर्त आव्यूह जो भी प्राप्त होगा उसको हम किससे निरूपित करते हैं, ए की पावर टी या ए डैश से निरूपित करते हैं। यानी टी का मतलब क्या हुआ, ट्रांसपोज, यानी कि जो मैट्रिक्स ए है उसका परिवर्त क्या हो जाएगा, ए की पावर टी, यानी मैट्रिक्स का परिवर्त ए की पावर टी या ए डैश से निरूपित करते हैं। जैसे हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है मेरे पास में, ये कोई एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स क्या है, 1 3 2 4, ये मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स का मुझे क्या चाहिए, परिवर्त आव्यूह निकालना है। तो ए का परिवर्त आव्यूह क्या होता है, ए का परिवर्त आव्यूह ए की पावर टी या ए डैश, तो ए की पावर टी। अब परिवर्त आव्यूह के लिए हम क्या करते हैं, पंक्ति जो होती है उसको किस में चेंज कर देंगे, स्तंभ में चेंज कर देंगे, या स्तंभ को किस में चेंज कर देंगे, पंक्ति में चेंज कर देंगे। तो जैसे मेरे पास में ये पहली पंक्ति है, ठीक है, तो मैं इसको किस में चेंज कर दूंगा, पहले स्तंभ में चेंज कर दूंगा। स्तंभ हमेशा खड़ी लाइन होती है, तो ये मैंने खड़े रूप में इसको लिख दिया 1 और 3, यानी R1 को क्या बना दिया, C1 बना दिया मैंने। अब इसी प्रकार से ये दूसरी पंक्ति है तो इसको मैं दूसरा स्तंभ बना दूंगा 2 4,
तो ये आपके पास में ए मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज प्राप्त हो जाएगा। यानी इसको क्या कहेंगे, ए का परिवर्त अवयव बोलेंगे। क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल नॉर्मल वे में समझना है कि पंक्ति जो है पहली लाइन है उसको क्या बना दो, पहला स्तंभ, दूसरी लाइन है उसको क्या बना दो, दूसरा स्तंभ बना दो। ऐसे ही हम देखते हैं एक एग्जांपल और देखते हैं कि बी मैट्रिक्स है 1 4 2 2 1 2 3 1 2, ये एक मैट्रिक्स है। अब हमारे को क्या करना है, कोई एक बी मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बी की पावर टी या बी डैश हो जाएगा। बी की पावर टी ज्ञात करना है, तो बी की पावर टी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पहली पंक्ति कौन सी है, ये वाली है, इसको क्या बनाएंगे, पहला स्तंभ बना देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 1 4 2, ठीक है। अब ये दूसरी पंक्ति है तो इसको क्या बनाएंगे, दूसरा स्तंभ, तो ये आपका 2 1 2। ये तीसरी पंक्ति है तो इसको तीसरा स्तंभ 3 1 2। तो ये आपके पास में क्या आ गया, बी मैट्रिक्स का परिवर्त अवयव आ गया है। अब देखिए यहां पर एक बात आपको नोटिस करनी है कि यदि किसी अवयव ए की कोटि 3x4 है, कितनी है, 3x4 है, किसकी कोटि है कि कोई एक ए मैट्रिक्स है, उसकी कोटि कितनी है, 3x4 है। तो मैं अब आपसे पूछ लेता हूं कि इसके अंदर इस मैट्रिक्स ए है उसका परिवर्त अवयव यानी ए की पावर टी की कोटि कितनी प्राप्त होगी। तो यहां से हम क्या कहेंगे कि हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी अवयव की परिवर्त अवयव की कोटि पूछी जाती है तो आप हमेशा पंक्तियों की संख्या को किसमें बदलते हो, स्तंभों में, और स्तंभों को किसमें बदलते हो, पंक्तियों में। तो इस कोटि को भी क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 4x3 हो जाएगा। तो इसका भी एक एग्जांपल हम देखते हैं। तो देखिए इधर कि इसके अंदर कोई एक ए मैट्रिक्स ले रहा हूं मैं, ए मैट्रिक्स यानी एग्जांपल के लिए ए मैट्रिक्स है 1 2 1 2 3 4, ये एक कोई मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स की कोटि कितनी है, अभी कोटि हमारे पास में है 2x3 यानी 2 पंक्ति और 3 स्तंभ है। अब मुझे इसका क्या निकालना है, परिवर्त अवयव निकालना है। तो परिवर्त अवयव के लिए हम क्या करेंगे, a की पावर t यानी a की पावर t ए मैट्रिक्स का क्या है, परिवर्त अवयव है। तो परिवर्त अवयव में हम क्या करते हैं, पहली पंक्ति को क्या बनाते हैं, पहला स्तंभ। तो ये पहली पंक्ति थी तो इसको पहला स्तंभ 1 2 1, इस पहली पंक्ति को, ठीक है। अब देखिए दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ, तो ये हो जाएगा 2 3 4। तो अब इस मैट्रिक्स की कोटि कितनी हो गई, तो पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति यानी 1 2 3 पंक्तियां हैं। तो कोटि में हमेशा पहले पंक्तियों को लिखते हैं। फिर देखो स्तंभ कितने, इसमें 2 है तो 3x2, अर्थात कहने का मतलब इसका उल्टा प्राप्त होता है, यानी पंक्तियों की संख्या स्तंभों में बदल जाती है और स्तंभों की संख्या पंक्तियों में बदल जाती है। तो ये आपका था परिवर्त अवयव। क्या होता है, पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदलना ही क्या कहलाएगा, परिवर्त अवयव। और ए का परिवर्त अवयव जो होता है उसको हम ए की पावर टी से निरूपित करते हैं और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए हम देखेंगे इसके अंदर सममित अवयव क्या होता है, सममित अवयव, सममित अवयव। सममित अवयव हम किसको कहेंगे, वह वर्ग अवयव सममित अवयव कहलाता है। वर्ग अवयव जो सममित अवयव कहलाता है यदि और केवल यदि a की पावर t इज इक्वल टू a, यानी कि कोई मैट्रिक्स, वर्ग मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स सममित अवयव कहलाएगी यदि उसका ट्रांसपोज
उसी मैट्रिक्स के इक्वल में आता है। ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि a की पावर t का मान किसके इक्वल आना चाहिए, a के इक्वल आना चाहिए। तो उसको हम क्या कहेंगे, सममित अवयव। परिभाषा से कोई मतलब नहीं है, आपको बस इतनी सी चीज ध्यान रखनी है कि सममित अवयव किसको कहते हैं कि a की पावर t का मान किसके बराबर आना चाहिए, a के बराबर आना चाहिए। तो इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल के लिए मेरे पास में कोई a मैट्रिक्स है, a मैट्रिक्स 2 0 0 2, ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, सममित अवयव। सममित अवयव कब पता चलेगा, जब हम इसका a की पावर t ज्ञात करेंगे और a की पावर t का मान इसी के इक्वल प्राप्त हो। तो अब इसमें देखिए a की पावर t यानी कि a मैट्रिक्स का परिवर्त अवयव हम ज्ञात करते हैं। तो परिवर्त अवयव भी मैंने आपको बताया था क्या होगा कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो इस पहली पंक्ति को किस में चेंज करेंगे, पहले स्तंभ में चेंज कर देंगे। तो ये आपके पास 2 0 और ये आपके पास हो जाएगा 0 2, यानी दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दिया। अर्थात कहने का मतलब यह मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों इक्वल प्राप्त होती है। तो हम कह सकते हैं कि a का मान किसके इक्वल प्राप्त हुआ, a की पावर t, यानी कि किसी मैट्रिक्स a का उसका परिवर्त भी उसके इक्वल है, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है, सममित अवयव कहलाती है। तो अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम इसमें देखेंगे विषम सममित अवयव। सममित अवयव आपने देखा, इसकी कंडीशन क्या थी, एक की पावर t इज इक्वल टू a। तो विषम सममित अवयव की क्या कंडीशन होगी, विषम सममित अवयव, विषम सममित अवयव, विषम सममित अवयव किसको कहेंगे। तो विषम सममित अवयव के लिए वही मैट्रिक्स की जिस प्रकार से सममित अवयव की कंडीशन थी a की पावर t इज इक्वल टू a, तो विषम सममित अवयव की जो कंडीशन हो जाएगी a की पावर t इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, -a। तो उसको हम क्या कहेंगे, विषम सममित अवयव। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करेंगे, परिवर्त अवयव निकालेंगे तो a मैट्रिक्स प्राप्त नहीं होती है, अर्थात उसमें से -a कॉमन लेने के बाद a मैट्रिक्स प्राप्त होती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, विषम सममित अवयव कहते हैं। इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल है मेरे पास में कि कोई मैट्रिक्स है a मैट्रिक्स, जैसे मैंने आपको दे दिया कि a मैट्रिक्स क्या है, a मैट्रिक्स का मान है 0 -2 2 0। तो ये एक a मैट्रिक्स है। इसका क्या निकालेंगे, परिवर्त अवयव निकालेंगे। तो परिवर्त अवयव का मतलब a की पावर t का मान ज्ञात करेंगे। तो a की पावर t ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज यानी परिवर्त अवयव ज्ञात करने के लिए पंक्तियों को स्तंभों में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 0 को इधर -2, इधर 2 और इधर 0। तो अब देखो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों अभी इक्वल नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि a की पावर t का जो मान है वो क्या है हमारे पास में, ये वाला। इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास में क्या बचेगा, 0 -2 2 0। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, a की पावर t इज इक्वल टू -a। अर्थात ये एक क्या है, विषम सममित अवयव है। तो विषम सममित अवयव में एक बात आपको विशेष नोट करनी है। विशेष बात क्या है कि इसके अंदर मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। वो मैं लिख रहा हूं इधर आपके, विषम सममित अवयव में मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं। यानी कि विषम सममित अवयव की कंडीशन क्या हो गई, a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। अब मैंने a मैट्रिक्स लिया और इसका ट्रांसपोज किया तो दोनों इक्वल मैट्रिक्स प्राप्त नहीं हुई। जैसे ही मैंने इसमें से माइनस को बाहर लिया या माइनस को अंदर चेंज किया, गुणा करवाया, तो ये मैट्रिक्स किस में चेंज हो गई, a मैट्रिक्स में। तो ये आपका क्या हो गया, a की पावर t का मान किसके इक्वल आ गया, -a के इक्वल आ गया। तो ये मैट्रिक्स क्या हो गई, विषम सममित अवयव हो गई। और इसमें विशेष नोट क्या रखना आपको, विषम सममित अवयव में हमेशा मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। तो बाकी इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अवयव की समानता,
आव्यूह की समानता, यानी हम किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को समान कब कर सकते हैं, उनके लिए क्या कंडीशन है, तो उनमें आपको दो बात ध्यान रखनी है। फर्स्ट क्या रहेगी कि दोनों मैट्रिक्स या आव्यूह की कोटि समान होनी चाहिए। और सेकंड है समान मैट्रिक्स के संगत अवयव समान होते हैं। ये बात, यानी कि अवयव की समानता करने के लिए हमारे को ये ध्यान रखना है कि दोनों मैट्रिक्स की कोटि क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। और यदि दोनों मैट्रिक्स की कोटि समान है तो उनके संगत अवयव भी क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो जैसे मेरे पास में एग्जांपल के लिए मैं देखता हूं कि कोई एक ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक है। इसी प्रकार से मैंने एक बी मैट्रिक्स लिया, तो बी मैट्रिक्स क्या है 1 2 3 4। तो यहां देखिए कि ए मैट्रिक्स की कोटि कितनी है, 2 क्रॉस 2 है। इसी प्रकार से बी मैट्रिक्स की कोटि कितनी है, 2 क्रॉस 2 है। यानी पहला जो है वो आपका सेटिस्फाई हो रहा है, इसके अंदर की कोटि समान होनी चाहिए। तो दोनों की कोटि कितनी है, 2 क्रॉस 2 के अंदर है, तो कोटि तो समान है। अब संगत अवयव भी समान होने चाहिए, यानी इस मैट्रिक्स का ये A11 अवयव इस A11 के बराबर होना चाहिए। यानी यहाँ बी मैट्रिक्स है तो B11 हो जाएगा, 1 का 1, इसके बाद में 2 का 2, 3 से 3 और 4 के साथ 4 इक्वल, यानी सभी संगत अवयव भी क्या है, समान है। तो हम दोनों मैट्रिक्स को क्या कह सकते हैं, A इक्वल टू B। तो ये दोनों मैट्रिक्स समान है, तो इसलिए मैंने बोल दिया कि A मैट्रिक्स किसके इक्वल है, B मैट्रिक्स के इक्वल है। तो इसका एक एग्जांपल और देखते हैं कि कोई एक A मैट्रिक्स है, A मैट्रिक्स क्या है 2 4 3 1, तथा B मैट्रिक्स क्या है, B मैट्रिक्स है हमारे पास में X Y 3 Z है, तथा A इज इक्वल टू B हो तो X Y व Z का मान क्या होगा बताइए। यानी क्या है कि एक A मैट्रिक्स है और ये एक B मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। ये आपको कंडीशन क्वेश्चन में दिया गया है कि दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। A इज इक्वल टू B हो तो हमारे को क्या बताना है कि X Y Z, यानी इस मैट्रिक्स में X Y Z आया हुआ, इसकी वैल्यू बतानी है। तो अब देखिए दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो उन दोनों में क्या होते हैं, संगत अवयव समान होते हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा हमारे को दे रखा है A इज इक्वल टू B है, तो A मैट्रिक्स को लिखेंगे 2 4 3 1। इसका इक्वल किसके साथ में, ये मैट्रिक्स X Y 3 और Z के साथ में। तो अब देखिए दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो अभी हमने कंडीशन देखी थी कि दोनों मैट्रिक्स यदि इक्वल है तो उनके संगत एलिमेंट्स क्या होते हैं, समान होते हैं। तो इसका 1 1 एलिमेंट्स किसके इक्वल होगा, 1 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ लिखेंगे कि भी x का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी इसका पहला अवयव A11 अवयव B11 के इक्वल होगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, A11 का जो मान है वो B11 के इक्वल होगा। A11 का मतलब क्या हुआ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, और इस B11 का मतलब क्या हुआ, B मैट्रिक्स में पहली पंक्ति पहला स्तंभ का अवयव इक्वल है। इसी प्रकार से यहाँ लिखेंगे A12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ का अवयव किसके इक्वल है, इस B12 के, यानी पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ के इक्वल है। तो आपके पास y का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पंक्ति कौन सी है, दूसरी स्तंभ कौन सा है, दूसरा z के लिए। तो यहाँ लिखेंगे A22 का मान किसके इक्वल होगा, B22 के। तो यहाँ से आपके पास z का मान भी कितना आ जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा। तो ये दोनों मैट्रिक्स है आपके पास में, A इज इक्वल टू B था, तो हमने यहाँ पर x y z की वैल्यू निकाल दी है। तो ये आपके पास में था अवयव की समानता। इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अब देखिए, आज हम इतना ही पढ़ेंगे इस वीडियो लेक्चर के अंदर, और आने वाले वीडियो लेक्चर जो कल हम पढ़ेंगे उसके अंदर पढ़ेंगे अवयव की संक्रियाएं, यानी अवयव का योग, व्यवकलन और गुणन। जो आज हमने पढ़ाया उसका आपको कॉपी के अंदर नोट्स बनाने हैं और कल का वीडियो भी आपको देखना है। धन्यवाद।